चलो टाइम में पीछे चलते हैं। स्मार्टफोन और ईमेल से बहुत पहले की बात है। 1960s के एक ऑफिस की कल्पना करो। ये टाइपराइटरों की खटखटाहट और लैंडलाइन फोनों की घंटी से भरा एक बजी वर्ल्ड था। एक बिजनेस को जो भी जानकारी चाहिए होती थी वो सब फिजिकल होती थी, मतलब कागज पर। जरा सोचो, ऑन ऑर्डर कार्बन कॉपी फॉर्म पर लिखे जाते थे, इनवॉइस टाइप किए जाते थे, लिफाफों में डाले जाते थे और मेल किए जाते थे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विशाल भारी भरकम किताबों की एक लाइब्रेरी जैसा था, जिन्हें लेजर कहते थे। हरे विजर वाले अकाउंटेंट अपने दिन हर एक ट्रांजैक्शन को पेन से लिखने में बिताते थे। ये एक स्लो केयरफुल प्रोसेस था, जिसमें एक छोटी सी गलती को ढूंढने और ठीक करने में घंटों लग जाते थे। ऑफिस का दिल फाइलिंग कैबिनेट था। उनकी कतारें की कतारें जो मैनिला फोल्डरों से भरी रहती थी। हर फोल्डर में एक अलग कहानी होती थी, एक कस्टमर की हिस्ट्री, एक सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट या एक कर्मचारी का रिकॉर्ड। एक खास कागज के टुकड़े को ढूंढना एक खजाने की खोज जैसा लग सकता था। अगर सेल्स टीम यह जानना चाहती थी कि किसी कस्टमर ने पिछले साल क्या खरीदा था, तो किसी को फिजिकली फाइलिंग रूम में जाना पड़ता था, सही कैबिनेट ढूंढनी पड़ती थी, सही ड्रॉअर निकालना पड़ता था और फोल्डरों को पलटना पड़ता था। यह सिस्टम काम करता था, लेकिन यह बहुत स्लो और अलग थलग था। अकाउंटिंग के लोगों को आसानी से नहीं पता होता था कि वेयरहाउस के लोग क्या कर रहे हैं, और इसका उल्टा भी। हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक छोटे से आइलैंड जैसा था। वेयरहाउस टीम क्लिपबोर्ड पर इन्वेंट्री का ट्रैक रखती थी। अलमारियों पर बक्सों को गिनने के लिए हाथ से लिखी लिस्टों का इस्तेमाल करती थी। मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर के अपने अलग प्रोडक्शन शेड्यूल होते थे, जो अक्सर कॉर्कबोर्ड पर पिन किए जाते थे। अगर सेल्स टीम ने एक बड़ी सेल की, तो वे वेयरहाउस को एक पेपर मेमो भेजते थे, लेकिन वह मेमो खो सकता था या वह वेयरहाउस के अपना दिन प्लान करने के बाद पहुंच सकता था। इस डिस्कनेक्शन से अक्सर प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक होने पर भी उसे बेच देना या बहुत ज्यादा मटेरियल ऑर्डर कर देना क्योंकि किसी ने मौजूदा इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं किए थे। यह मैनुअल दुनिया ह्यूमन एरर और इनएफिशिएंसी के लिए प्रोन थी। इंफॉर्मेशन एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक चलने वाले व्यक्ति की स्पीड से मूव करती थी। एक बड़ा डिसीजन लेना, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं, इसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट से रिपोर्टें इकट्ठा करने की जरूरत होती थी। हर रिपोर्ट हाथ से कंपाइल की जाती थी और जब तक वे सब एक साथ रखी जाती थी, तब तक जानकारी शायद पहले ही पुरानी हो चुकी होती थी। बिजनेसमैन जानते थे कि इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। उन्हें एक ऐसे टूल की जरूरत थी जो तेजी से काम कर सके और जानकारी के इन सभी अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट कर सके। एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार था, जो एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था। प्लानिंग में हेल्प करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। फिर आए 1970 और 1980 के दशक और उनके साथ मेनफ्रेम कंप्यूटर का उदय हुआ। ये बहुत बड़ी मशीनें थीं, कभी कभी तो एक पूरा कमरा भर देती थी, घूमते हुए टेप रीलों और चमकती लाइटों के साथ। वे अपने समय के हिसाब से पावरफुल थीं और कुछ बहुत स्मार्ट लोगों ने सोचा कि उनका इस्तेमाल सिर्फ साइंटिस्ट्स के लिए नंबर क्रंच करने से ज्यादा के लिए किया जा सकता है। उनका इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जा सकता था। इससे पहले बड़े बिजनेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बने, जिन्हें मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग या एमआरपी एमआरपी कहा गया। एमआरपी का गोल सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनकारी था। मैन्युफैक्चरर्स को दो जरूरी सवालों के जवाब देने में मदद करना। हमें क्या बनाना है और उसे बनाने के लिए हमें किन मटेरियल्स की जरूरत है। एमआरपी सिस्टम एक बहुत बड़ी छलांग थी। क्लिपबोर्ड और अंदाजे पर निर्भर रहने के बजाय एक फैक्ट्री मैनेजर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पता लगा सकता था कि उसे किस चीज की जरूरत है। मान लीजिए आप साइकिल बना रहे थे। आप एमआरपी सिस्टम को बताते कि आपको 100 बाइसिकलें बनानी है। सिस्टम तब आपका बिल ऑफ मटेरियल्स देखेगा, एक रेसिपी जिसमें हर एक पार्ट लिस्ट होता है, जैसे 2 पहिए, एक फ्रेम, एक हैंडल बार वगैरह। एमआरपी तब कैलकुलेट करेगा कि आपको 200 पहियों
और 100 फ्रेम की जरूरत है। ये आपकी इन्वेंट्री चेक करेगा और आपको बताएगा कि आपको कौन से पार्ट्स ऑन ऑर्डर करने हैं और कब ऑन ऑर्डर करने हैं। ये कमाल का था। ये शुरुआती सिस्टम ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं थे, वे बड़े महंगे मेनफ्रेम पर चलते थे और आप उनसे एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स कमांड्स का इस्तेमाल करके इंटरैक्ट करते थे। कोई माउस नहीं था, कोई आइकॉन नहीं थे और यकीनन कोई सुंदर ग्राफिक्स नहीं थे। सिर्फ खास ट्रेनिंग वाले लोग ही उन्हें चला सकते थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए वे गेम चेंजर्स थे। एमआरपी सिस्टम ने इन्वेंट्री कॉस्ट्स को कम करने में मदद की, क्योंकि कंपनियों को अब एक्स्ट्रा पार्ट्स का बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं थी, बस कहीं ऐसा न हो के लिए। उन्होंने मिसिंग कंपोनेंट्स की वजह से होने वाली प्रोडक्शन डिलेज को रोकने में भी मदद की। पहली बार एक कंप्यूटर बिजनेस के एक कोर पार्ट को मैनेज करने में मदद कर रहा था। सोचने के इस नए तरीके ने हर उस चीज की नींव रखी जो आगे आई। एमआरपी की सक्सेस ने बिजनेस लीडर्स को सोचने पर मजबूर किया। अगर एक कंप्यूटर हमें अपने मटेरियल्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, तो यह हमें और क्या मैनेज करने में मदद कर सकता है। क्या होगा अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जोड़ सकें। इससे इवोल्यूशन के अगले स्टेप पर पहुंचे, जिसे MRPII MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग कहा गया। इन नए सिस्टम्स में फाइनेंशियल प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के लिए टूल्स शामिल होने लगे। पूरे बिजनेस के लिए एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम का आइडिया आकार लेने लगा था, जिसने 1990 के दशक के बड़े सॉफ्टवेयर बूम के लिए स्टेज सेट किया। 1990s वो दशक था जब सब कुछ एक साथ आ गया। इंफॉर्मेशन के बिखरे हुए हिस्से आखिरकार एक पावरफुल नए सॉफ्टवेयर से जुड़ गए। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP। नाम ही सब कुछ बता देता है। यह सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज की प्लानिंग के बारे में था। SAP, Oracle और बान जैसी कंपनियां बड़े ऑल इन वन सॉफ्टवेयर सूट बनाकर जायंट बन गई। बड़ा आइडिया यह था कि पूरी कंपनी के लिए एक सिंगल शेयर्ड डेटाबेस हो। इसका मतलब यह था कि जब सेल्स टीम कोई नया ऑर्डर डालती थी, तो वो इंफॉर्मेशन तुरंत उन सभी को मिल जाती थी जिन्हें उसकी जरूरत थी। हमारी साइकिल कंपनी के बारे में फिर से सोचो। एक ERP सिस्टम के साथ जब कोई सेल्स पर्सन 100 बाइसिकलों का ऑर्डर डालता है, तो सिस्टम सिर्फ सेल रिकॉर्ड नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली वेयरहाउस इन्वेंटरी चेक करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर को साइकिल बनाने का ऑन ऑर्डर देता है। ये परचेजिंग डिपार्टमेंट को और टायर ऑन ऑर्डर करने के लिए अलर्ट करता है, और ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक इनवॉइस बनाने के लिए कहता है। यह सब कुछ रियल टाइम में एक सिंगल ट्रांजैक्शन से होता है। यह इंटीग्रेशन का लेवल माइंड ब्लोइंग था। इसने डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को तोड़ दिया और सभी को एक ही प्लेबुक से एक ही सेट ऑफ फैक्ट्स का इस्तेमाल करके काम करने पर लगा दिया। 1990s के इन ERP सिस्टम्स को लागू करना एक बहुत बड़ा काम था। ये कॉम्प्लेक्स मोनोलिथिक सिस्टम थे, जिन्हें शुरू होने में सालों और लाखों डॉलर लग सकते थे। कंपनियों को सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके के हिसाब से अपने बिजनेस प्रोसेस बदलने पड़े। ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, लेकिन इसका पे ऑफ बहुत बड़ा था। जिन बिजनेसेस ने सफलतापूर्वक एक ERP सिस्टम लागू किया, वे ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन गए। वे अपनी फाइनेंशियल बुक्स को तेजी से बंद कर सकते थे, अपनी सप्लाई चेन्स को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते थे और अपने लीडर्स को पहली बार पूरे ऑपरेशन का कंप्लीट यूनिफाइड व्यू दे सकते थे। इस ईरा ने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के महत्व को पक्का कर दिया। अब बिजनेस सॉफ्टवेयर सिर्फ एक काम के लिए एक टूल नहीं था, यह पूरी कंपनी की डिजिटल बैकबोन थी। ह्यूमन रिसोर्सेज के पेरोल मैनेज करने से लेकर CEO के हाई लेवल फाइनेंशियल डैशबोर्ड देखने तक,
हर कोई एक ही सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। ट्रूथ का इस शेयर्ड सोर्स ने अनगिनत आर्ग्यूमेंट्स और गलतियों को खत्म कर दिया जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डेटा का इस्तेमाल करने से होती थी। फाउंडेशन अब सॉलिड थी, लेकिन अगला एवोल्यूशन इस पावरफुल इंजन को तेज, ज्यादा एक्सेसिबल और इंटरनेट से जोड़कर इस्तेमाल करने में आसान बनाएगा। 2000s में इंटरनेट हम सबके घरों और ऑफिसेस में आ गया था, और ERP सिस्टम्स ने भी यही किया। वो बड़े भारी भरकम सॉफ्टवेयर जो पहले कंपनी के अपने सर्वर्स पर रहते थे, अब क्लाउड में जाने लगे। इसका मतलब यह था कि अब कंपनीज को अपना महंगा हार्डवेयर खरीदने और मैनेज करने की जरूरत नहीं थी। वे वेब के जरिए अपने ERP सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकती थी, जैसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। इससे ERPs ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गए, खासकर उन छोटी कंपनीज के लिए जो लाखों डॉलर का IT डिपार्टमेंट नहीं रख सकती थी। क्लाउड ERP तेजी से सेटअप हो जाते थे और इन्हें इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता था, जो काम करने के एक ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। आज हम एक और भी बड़ी क्रांति के बीच में हैं, इंटेलिजेंट ERP का युग। मॉडर्न ERP सिस्टम्स अब सिर्फ डेटा स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के बारे में नहीं है, वे उसे समझने और हमें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करने के बारे में है। उनमें अद्भुत नई टेक्नोलॉजीज डाली जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सीधे सॉफ्टवेयर में जोड़ा जा रहा है। एक ERP सिस्टम अब पिछले सेल्स डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर की डिमांड बता सकता है, फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, या सप्लाई चेन को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के तरीके बता सकता है। यह ऐसा है जैसे आपके लिए कोई सुपर स्मार्ट असिस्टेंट 24 घंटे काम कर रहा हो। यह इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज्यादा सोर्सेज से रियल टाइम डेटा से चलती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सोचिए। फैक्ट्री मशीनों पर लगे सेंसर्स ERP सिस्टम को बता सकते हैं कि उन्हें खराब होने से पहले कब मेंटेनेंस की जरूरत है। डिलीवरी ट्रकों पर लगे GPS ट्रैकर सिस्टम में लाइव लोकेशन डेटा भेजते हैं, जिससे आपको ठीक से पता चलता है कि शिपमेंट कहां है। ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल सप्लाई चेन के लिए सुपर सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा है। और हां, यह सब आपके स्मार्टफोन या टैबलेट पर अवेलेबल है, जिससे आप कभी भी कहीं से भी अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। पेपर लेजर से लेकर AI पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तक ERP सिस्टम्स का सफर लगातार बढ़ते कनेक्शन और इंटेलिजेंस की कहानी है। जो पार्ट्स गिनने के तरीके के रूप में शुरू हुआ था, वो मॉडर्न बिजनेस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया है। ये सिस्टम हमें सिर्फ तेजी से काम करने में मदद नहीं करते, वे हमें ज्यादा समझदारी से काम करने में मदद करते हैं। वे हमें ऐसे इंसाइट्स देते हैं जिनकी हमें बदलती दुनिया के हिसाब से ढलने, अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने और ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए जरूरत होती है। ERP का फ्यूचर ब्राइट है, जो हमें कल की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और भी ज्यादा ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस देने वाला है। इस बारे में सोचिए